यह वीडियो एक दर्शक निर्मित समीक्षा और जागरूकता प्रयास है। इसमें उपयोग की गई तस्वीरें और समाचार अंश केवल टिप्पणी, शिक्षा और जनहित के लिए फेयर यूज के तहत दिखाए गए हैं। एडोलेसेंस वेब सीरीज के किसी भी पूर्ण क्लिप या उसके मुख्य राज क्लाइमैक्स को यहाँ प्रकट नहीं किया गया है। नेटफ्लिक्स का नाम सिर्फ प्लेटफॉर्म पहचानने के लिए लिया गया है। इस सामग्री का नेटफ्लिक्स से आधिकारिक कोई संबंध नहीं है। माता पिता से निवेदन है कि वे यह सीरीज अपने टीनेजर बच्चों के साथ देखें और ऑनलाइन सुरक्षा व भरोसे पर खुलकर बातचीत करें। एक आम सुबह, एक आम परिवार और अचानक सब कुछ बदल जाता है। भारी हथियारों से लैस पुलिस का एक दस्ता एक मिडिल क्लास घर में घुसता है। माँ, बाप, बेटी और 13 साल का बेटा सब डरे हुए हैं, सब सहमे हुए हैं। पुलिस उस 13 साल के बेटे को गिरफ्तार कर लेती है। शक है कि उसने अपनी क्लास की लड़की की हत्या की है। माँ बाप उसके आंसुओं पर भरोसा करते हैं, लेकिन पुलिस उसे खींच कर ले जाती है। ये कोई सच्ची कहानी नहीं है, बल्कि इंग्लैंड की सच्ची घटनाओं से निकला हुआ एक डरावना आईना है। नेटफ्लिक्स की नई सीरीज एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। एक दर्दनाक लेकिन आपके दिल को छू लेने वाले 4 एपिसोड्स की कहानी। ये कहानी एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी है जिनकी जिंदगी पूरी तरह बिखर जाती है। एक साइकोलॉजिकल क्राइम ड्रामा जो सवाल करता है कि बच्चे गुनहगार हैं या फिर शिकार। जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो बहुत देर के बाद सामने आता है। ये कहानी आपके दिमाग को झकझोर देती है, आपके दिल को तोड़ देती है। इस शो को जरूर देखिए, पूरे परिवार के साथ, 15-16 साल के ऊपर के बच्चों के साथ देखिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये सिर्फ सीरीज नहीं, ये सिर्फ शो नहीं, ये एक चेतावनी है। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर ल्यूक बास्कॉम और डिटेक्टिव सार्जेंट मिशा फ्रैंक मिलर परिवार के घर पर अचानक छापा मारते हैं। इस परिवार में पिता एडी, माँ मैंडा, बेटी लीसा और 13 साल का बेटा जेमी है। पुलिस जेमी को हत्या के शक में पकड़ लेती है, उसे पास के पुलिस स्टेशन में ले जाती है। जेमी डर और रोते हुए बार बार कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है। उसके माँ बाप वही थाने में पहुंच जाते हैं। पिता एडी बेटे का अप्रोप्रिएट एडल्ट बनने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, यानी कानूनन तौर पे पुलिस स्टेशन में वो हर पूछताछ, तलाशी या हर कदम में जेमी के साथ रह सकता है। बाद में एडी जेमी से अकेले में पूछता है, बेटा सच बता, तूने कुछ किया है क्या? जेमी रोते हुए कहता है, नहीं पापा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। एडी उसके चेहरे को देखता है और अपने दिल से कहता है, ये बच्चा झूठ नहीं बोल रहा। और वैसे भी एडी स्कूल में अच्छा बच्चा था, पढ़ाई में अच्छा माना जाता था। कुछ देर बाद जेमी का वकील बार्लो आता है। वो जेमी से कहता है, जब तक जरूरी ना हो कोई जवाब मत देना। अब जेमी से औपचारिक पूछताछ शुरू होती है। पुलिस जेमी से उसके इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में कुछ सवाल पूछती है। फिर वो उसकी स्कूल की लड़की केटी लियोनार्ड के बारे में पूछते हैं, जिसकी लाश पिछली रात एक पार्किंग में मिली थी। इसके बाद पुलिस जेमी के सामने एक सीसीटीवी फुटेज प्ले करती है, जो अचानक कहानी की पूरी दिशा ही बदल देती है। सब लोग चले जाते हैं, कमरे में सन्नाटा हो जाता है। जेमी रोने लगता है, एडी उसे गले लगा लेता है। बस यहीं पर एपिसोड रुक जाता है। क्या सचमुच सब कुछ उतना साफ है या पर्दे के पीछे कुछ और कहानी छुपी है? पहला एपिसोड देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये एक रेगुलर नाइफ क्राइम है, यानी एक चाकू से जुड़ा हुआ अपराध है जो कि यूनाइटेड किंगडम में रेगुलर बेसिस पर होता रहता है और हर साल बढ़ता ही जा रहा है। एडोलेसेंस के एक्टर और प्रोड्यूसर स्टीफन ग्राहम ने कहा कि जब उन्होंने ऐसी कई खबरें देखी जहां टीनेज लड़कियों को लड़कों ने चाकू मार डाला, तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि समाज में ऐसा क्यों हो रहा है। It's the story of ये कहानी एक नाबालिग लड़के की है जिस पर एक कम उम्र की लड़की की हत्या का आरोप लगा है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि आज के दौर में हमारे बच्चों, खासकर लड़कों पर समाज, स्कूल, पेरेंट्स और इंटरनेट का कितना गहरा असर हो रहा है। system and parenting. पिछले 10 सालों में इंग्लैंड में चाकू या फिर किसी शार्प मेटालिक वेपन से मारे गए टीनेजर्स की संख्या 240% तक बढ़ गई है। एडोलेसेंस सीरीज में अब तक सब कुछ सीधा और सपाट लगता है, मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तो हमें एहसास होता है कि ये कहानी कहीं ज्यादा बड़ी है, ये कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। हत्या के 3 दिन बाद डिटेक्टिव बास्कॉम और डिटेक्टिव सार्जेंट फ्रैंक जेमी के स्कूल जाते हैं। उनका मकसद है जेमी और केटी के क्लासमेट से बात करके ये समझना कि जेमी ने ऐसा क्यों किया और हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू कहाँ है। केटी की सबसे अच्छी दोस्त जेड बहुत दुखी है। वो पुलिस वालों से नाराज है। वो ताना मारते हुए कुछ उल्टा सीधा भी कह देती है। कुछ ही देर बाद जेड जेमी के दोस्त रायन पर गुस्से से हमला कर देती है। वो चिल्लाती है। वो रायन से कहती है, तेरी ही वजह से केटी मरी है। बास्कॉम और फ्रैंक जब रायन से पूछताछ करते हैं तो वो शुरुआत में ठीक से जवाब देता है, लेकिन जैसे ही चाकू का जिक्र होता है रायन चुप हो जाता है और फिर बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चला जाता है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है।
बास्कॉम का अपना बेटा एडम, जो कि इसी स्कूल में पढ़ता है, अपने पिता को बताता है कि केटी ने जेमी के इंस्टाग्राम कमेंट्स का जवाब कुछ सीक्रेट इमोजी भाषा में दिया था। इस इमोजी भाषा के जरिए वो जेमी को इंसेल बता रही थी। इंसेल यानी ऐसा लड़का जो गुस्से में है क्योंकि उसे कोई लड़की बात नहीं करना चाहती या उससे कोई लड़की मिलना नहीं चाहती, और वो इसका दोष लड़कियों या फिर समाज को देता है। जेमी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर केटी के ऐसे कमेंट्स के बाद जेमी को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जाता है, साइबर बुली किया जाने लगता है। बास्कॉम और फ्रैंक दोबारा रायन से बात करने जाते हैं, लेकिन रायन अब की बार खिड़की से भाग जाता है। बास्कॉम उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ता है। थोड़ी देर बाद रायन पकड़ा जाता है। पकड़े जाने पर रायन बास्कॉम से इतना डर जाता है कि उसे कन्फेस करना पड़ता है कि जिस चाकू से केटी की हत्या हुई है वो रायन का अपना ही चाकू था। यहाँ रायन बास्कॉम को कुछ और समझाना चाहता है, लेकिन रायन को अरेस्ट कर लिया जाता है और आप सोच में पड़ जाते हैं कि इस कहानी में असली दोषी कौन है। उधर जेमी के पापा एडी उसी जगह पर जाता है जहाँ केटी की हत्या हुई थी। वो वहाँ फूल रखता है, चुपचाप, सम्मान और दुख के साथ। देखिए, बेसिकली ये शो हमारे बच्चों की, हमारे टीनेजर्स की, हमारे यंगस्टर्स की छुपी हुई, उलझी हुई लेकिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक दुनिया को दिखाता है। इंटरनेट पे ऑनलाइन बुलिंग की दुनिया, इंस्टाग्राम पे बेची जाने वाली गालियां, बेहुदा कमेंट्स, उलझे हुए इमोजीज जो हम जैसे पेरेंट्स को, हमारी जनरेशन के लोगों को समझ में ही नहीं आते हैं, और फिर एक नई सोच जो आजकल सोशल मीडिया पर पनप रही है, जैसे मैनोस्फेयर यानी आदमी लोगों का या लड़के लोगों का ऐसा ग्रुप, ऑनलाइन ग्रुप जो कनेक्टेड रहते हैं वेबसाइट्स के थ्रू, ब्लॉग्स के थ्रू या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं और लड़कियों के बारे में बुरा भलाई सोचते हैं, लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में बुरा भलाई बोलते हैं। इंसेल मतलब इस तरीके के लोग जो लड़कियों से बात करना चाहते हैं लेकिन कोई लड़की या औरत उनसे बात करना पसंद नहीं करती है, जिस वजह से फिर गलत बातें करते हैं लड़कियों के बारे में, जिसमें हेट स्पीच भी आ जाता है, फिर वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी आ जाता है, तो उसी में फिर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आ जाती है, मिसोजिनी आ जाती है, ये सब चीजें आ जाती हैं। जब सोशल मीडिया जहर बन जाए, जब दोस्ती की जगह साइबर बुलिंग ले ले, जब लड़के के दिल में सिर्फ गुस्सा हो, नफरत हो, अकेलापन हो, तब बस एक हादसा नहीं होता, तब पूरी की पूरी कहानी बिखर जाती है। हत्या के 7 महीने बाद फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ब्रायनी जेमी से मिलने युवाओं की जेल यानी डिटेंशन सेंटर में आती है। उसका मकसद है कोर्ट में ट्रायल के पहले एक रिपोर्ट तैयार करना जिसमें वो ये समझना चाहती है कि जेमी की मानसिक हालत कैसी है, क्या वो सही गलत में फर्क समझ सकता है या नहीं। ब्रायनी जेमी को साफ कहती है, मैं यहाँ इस केस का फैसला करने नहीं आई हूँ, मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि तुमने जो किया उसे समझते हो या नहीं। लेकिन जेमी सीधा बात नहीं करता, वो एक तरह का पावर डिस्प्ले करने की कोशिश करता है, जैसे हर सवाल में अपनी चालाकी दिखाना चाहता हो। ब्रायनी उससे पूछती है, तुम मर्दानगी को कैसे देखते हो, औरतों के बारे में क्या सोचते हो। जेमी धीरे धीरे बातें खोलता है। वो बताता है कि एक बार केटी ने एक क्लासमेट को अपनी टॉपलेस फोटो बेची थी क्योंकि वो लड़के को पसंद करती थी, लेकिन उस लड़के ने वो फोटो पूरे स्कूल में फैला दी बिना केटी के इजाजत के। इससे केटी को बहुत दुख हुआ। जेमी को लगा कि शायद केटी अब अकेली है और टूटी हुई होगी, तो उसने केटी को बाहर चलने को कहा, सोचकर कि वो हाँ कह देगी, लेकिन केटी ने मना कर दिया और उसके बाद उसने इंस्टाग्राम पर जेमी के पोस्ट पर कमेंट करना शुरू कर दिया, वही बेहुदा कमेंट। पूरी बातचीत के दौरान जेमी का मूड बार बार बदलता रहा, कभी दोस्ताना तो कभी अचानक गुस्से से भर जाता था। जब इंटरव्यू खत्म होने वाला होता है वो कहती है, ये हमारी आखिरी मीटिंग है। ये सुनकर जेमी बेकाबू हो जाता है। वो पूछता है, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? ब्रायनी चुप रहती है, जवाब नहीं देती। जेमी और भड़क जाता है, बात हाथ से निकलने लगती है। आखिर में सिक्योरिटी गार्ड को आना पड़ता है और जेमी को जबरदस्ती कमरे से बाहर ले जाया जाता है। ब्रायनी वहीं बैठी रह जाती है, चुप, हिली हुई, जैसे उस कमरे में जो हुआ वो उनके अंदर कुछ तोड़ गया हो। केटी के मर्डर को 13 महीने बीत चुके हैं। जेमी मिलर के कोर्ट के ट्रायल की डेट बहुत करीब है। मिलर परिवार जो है वो बहुत नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है। जेमी के डैड एडी का आज 50th बर्थडे है, लेकिन ऐसे में उनको बहुत ही ज्यादा बुरा झटका लगता है। जेमी के स्कूल के कुछ लड़कों ने एडी की वैन पर स्प्रे पेंट कर दिया है। ये जेमी के स्कूल में पढ़ने वाले कुछ टीनेज लड़के हैं जो जेमी को स्कूल में तंग किया करते थे, बुली किया करते थे। एडी का मन खराब हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि थोड़ा मूड बदल लिया जाए। वो मैंडा और लीसा को मूवीज ले जाने का प्लान बनाता है, लेकिन उससे पहले वो एक हार्डवेयर स्टोर जाते हैं ताकि वैन से पेंट हटाने का सामान ले सके। वहाँ एक स्टाफ का लड़का एडी को पहचान लेता है और ऑकवर्ड तरीके से जेमी को सपोर्ट करने के बारे में बात करता है। एडी और ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो पेंट खरीदता है ताकि वैन को दोबारा रंग सके। बाहर निकलते ही एडी की नजर उन्हीं लड़कों पे पड़ती है जिन्होंने उसकी वैन पर स्प्रे पेंट किया था। एडी को बहुत गुस्सा आता है, वो उन्हें डांटता है, धमकाता है, फिर गुस्से में वैन पर ही पेंट की पूरी कैन फेंक देता है। देखिए अब क्या हुआ, एक के बाद एक
चीजें हो रही है, मूड खराब होते जा रहा है, बच्चों ने पेंट कर दिया गाड़ी पे, गलत तरीके से कुछ लिख दिया था, एक्चुअली कुछ लिख दिया था गाड़ी पे पेंट से। उसके बाद हार्डवेयर स्टोर गया ताकि पेंट हटाए, पेंट हटाने गया तो वहाँ हार्डवेयर स्टोर में लड़का मिला, उसने जेमी के बारे में बात की तो एडी का मूड और ज्यादा खराब हुआ। तब भी ये पेंट लेके बाहर आया कि पेंट से ठीक कर देता हूँ गाड़ी को। लेकिन फिर वो लड़के मिले थे वापस जिन्होंने पेंट किया था गाड़ी को, तो उस पे और ज्यादा गुस्सा चढ़ा एडी को। उन लड़कों को इसने बहुत डांटा, किरबान वगैरह पकड़ लिया था, साइकिल वाइकिल उनका फेंक दिया था कि आज के बाद बिल्कुल मत करना ऐसा तुम। और इसका इतना मूड खराब था कि पेंट करने के बजाय इसने वैसे ही कि वैसे ही सारे का सारा पेंट गाड़ी पे फेंक दिया। अब गाड़ी पे फेंक दिया, मूड भी खराब हो गया और कपड़े भी गंदे हो गए। तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये वापस घर जाके चेंज वगैरह करेंगे। ऐसे में गाड़ी चलाते हुए जेमी का फोन आता है। अभी जेमी के आवाज में थोड़ा ठहराव था, वो बड़े प्यार से अपने पापा को हैप्पी बर्थडे विश करते। जेमी ने कोर्ट ट्रायल को लेकर अपने पापा एडी से कुछ ऐसा कहा कि एडी बिल्कुल ही चुप हो गया, फोन पे कुछ भी नहीं बोल पाया और जेमी बस कहता रहा हेलो डैड, हेलो डैड। क्या एडी को जेमी की बात अच्छी नहीं लगी या फिर एडी को डर था कि अगर वो बात करेगा तो वो रो पड़ेगा? ये आपको शो देखकर ही पता लगेगा। अब मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि शुरू से मैंने जानबूझकर इस कहानी के बड़े ट्विस्ट या क्लाइमैक्स आपको नहीं बताए, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप खुद ये शो देखें और हर मोड़ को महसूस करें। आपको तब पता चलेगा कि केटी का मर्डर किसने किया, जेमी ने, रायन ने या कोई और था। आप ये भी समझ पाएंगे कि ऑनलाइन दुनिया का असर हमारे बच्चों पर कितना गहरा, कितना खतरनाक हो सकता है। ये लोग घर आ जाते हैं, ये लोग घर आते हैं, एडी अपने रूम में जाता है, रूम में जाकर के वो चेंज वेंज कर लेता है, मैंडा भी वहां जाती है। तो ये लोग बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब बेटे ने एक फैसला कर लिया। एडी जो है इसका डैड, वो अपने आप को क्वेश्चन करता रहता है। मतलब वो अपनी बीवी से, मैंडा से बात कर रहा है और मैंडा उससे पूछता है कि मेरा बेटा ऐसा क्यों है, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैंडा उसको कहती है कहीं ना कहीं हम लोग की गलती तो है ही। अब देखो जैसे अभी बच्चों ने गलत किया, गाड़ी पे पेंट वेंट कर दिया, तुम उन पे चिल्लाते रहे और वहां हार्डवेयर स्टोर के बाहर मिले तो तुमने तो उनका साइकिल फेंक दिया, तुमने उनको ट्रीट दिया। तो हो सकता है ऐसी कोई चीज तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ चलते हुए देखी हो। तो इस तरीके का ना वो रिफ्लेक्टिव कॉन्वर्सेशन पेरेंट्स के बीच में हो रहा है कि हम लोगों की गलती कहाँ थी। तो फाइनली काफी इमोशनल सीन है, काफी स्ट्रॉन्ग सीन है। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहा है, ना मैंडा एडी को, ना एडी मैंडा को। दोनों ही दूसरे को कह रहे हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, हमने भी बहुत अच्छे संस्कार दिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं हमारी गलती रह गई है। और दूसरी बात ये जो ऑनलाइन वर्ल्ड है आज का, मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि वो स्कूल जाता है, घर आता है, अपना पढ़ाई करता है और अपने कमरे में ही बैठा रहता है, बाहर नहीं जाता है। लेकिन हम रियलाइज नहीं कर पाए कि वो ऑनलाइन वर्ल्ड में वो क्या क्या चीजें सीख रहा था, क्या क्या चीजें देख रहा था, उसके साथ क्या क्या हो रहा था, ये हम कभी समझ नहीं पाए। अपने आप को ब्लेम करने का कुछ फायदा नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। इतने में लीसा आ जाती है, वो कहती है घर से बाहर निकलने का फायदा है ही, सब लोग जानते हैं, तो कोई ना कोई हमसे बात करेगा ही करेगा और मूड खराब हो जाएगा। तो ये लोग डिसाइड करते हैं ठीक है हम लोग घर में ही सेलिब्रेट करते हैं, घर में ही बैठ के मूवी देखते हैं। लीसा ऐसे बोल के निकल जाती है और मैंडा कहती है ठीक है तुम नीचे आ जाओ, मैं कुछ नाश्ता बनाती हूँ। तो ये सब होने के बाद एडी अब अकेला है। तो होता क्या है कि यहाँ ये अपने कमरे से एडी अपने बेटे के कमरे में जाता है और उस रूम में, वो बड़ा खूबसूरत सा रूम होता है, ब्लू कलर की दीवार है, उस पे सितारे और चांद और ये सब चीजें बनी हुई है और इसका वैसे ही बहुत प्यारा सा बेड है इसका, उस पे भी चांद सितारे बने हुए हैं। एडी के बेटे के बेड पे एक छोटा सा टेडी बेयर पड़ा हुआ है। ये जा करके उस टेडी बेयर को पहले चूमता है, टेडी बेयर को रखता है बड़े आराम से बेडशीट के अंदर जहाँ उसका बेटा जेमी रखा करता था उसको। उसके बाद सोचते सोचते ये इतना रो पड़ता है कि ये जहाँ पे एडी लेटता है वहीं पे जाकर के लेट के रोते 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 जो है ये जेमी का पिलो, जेमी का तकिया जिसपे जेमी सोता था। एक बाप जो है अपने बेटे के कमरे में, छोटे बच्चे के कमरे में, जो अब जेल में है, उसकी सजा भी कितनी लंबी होने वाली है इनको नहीं पता। फैमिली खत्म हो जाती है। इस फैमिली में 4 लोग थे, फिलहाल एक है नहीं, सिर्फ लीसा है, मैंडा है और एडी है। तो एडी उस तकिए को रोते रोते अपने मुंह से मुंह दबा लेता है अपने तकिए में और रोता है और अपने बेटे से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से मैंने कुछ तो गलत किया जो ऐसा हो गया, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। हम पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं कि हमारे बच्चे घर में हैं, स्पेशली कोविड के बाद तो ऐसा हो गया, आजकल का टाइम ऐसा ही है क्योंकि सब लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होते हैं और ऑनलाइन पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उसके बावजूद घर में आकर के ज्यादातर कंप्यूटर्स पे ही अब पढ़ाई हो रही होती है। या तो स्मार्टफोन पे होंगे बच्चे या तो फिर लैपटॉप पे होंगे, या फिर काफी सारे बच्चे हैं जो लैपटॉप और स्मार्टफोन दोनों यूज कर रहे होते हैं। तो आप कई बार देखते हो वो अपने गूगल क्लासरूम में बैठे होंगे, उसी पे काम कर रहे होंगे। क्लासरूम से निकल करके वो दोस्तों के साथ चैट करते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, या फिर वो गेम्स खेलते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि हम हमारे टाइम में, हमारी जनरेशन जो थी, हमें लगता है कि हम तो बाहर खेलते थे, मस्ती मारते थे, हमारे बच्चे जो है वो घर के अंदर ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं। हम लोग सिर्फ एक छोटे से सर्कल में सीमित थे, अपने
कॉलोनी में, अपनी सिटी में, अपने मोहल्ले में हमारे बच्चे पूरी दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं। इंडिया के एक छोटे से शहर में बैठ करके वो कनाडा में क्या चल रहा है, न्यूजीलैंड में क्या चल रहा है, वो सबसे बात कर रहे हैं। आपके साथ एक्सपीरियंस होता होगा, जैसे कोई किसी बात पर डिस्कशन घर में होती है तो हम कहते हैं इस शो में ऐसी बात हुई है, इस बुक में ऐसी बात हुई है, क्योंकि ये यूके के कॉन्टेक्स्ट में हुई है, यूएस के कॉन्टेक्स्ट में, हम तो इंडिया में। लेकिन हमारा बच्चा बोलता है कि नहीं, हम लोग तो जब बात कर रहे होते हैं, हमारे ज्यादातर जो ऑनलाइन ग्रुप्स बने हुए हैं, कोई यूके में बैठा हुआ है, कोई न्यूजीलैंड में बैठा हुआ है। जैसे किताब पढ़ने वाला इंसान दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता है, वैसे ऑनलाइन वर्ल्ड आपको दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा देता है, जो बहुत अच्छी बात है अगर उसको ढंग से यूज किया जाए, अगर पॉजिटिव तरीके से उसको देखा जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऐसी एज जिसमें हमारे बच्चों के पास इंफॉर्मेशन बहुत है, जानकारी बहुत है, उनको हर एक चीज पता है। हमको भी जो चीजों के बारे में नहीं पता है उनको मालूम है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दे हैव इंफॉर्मेशन बट दे डोंट हैव एनालिसिस। वो वेल इन्फॉर्म्ड है लेकिन एनालिसिस की कमी है, सही और गलत की समझ नहीं है। स्पेशली जो टीन्स में है बच्चे, कौन सही बात कर रहा है, कौन गलत बात कर रहा है, कहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है, कहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये हमें नहीं पता है। तो इसमें एज पेरेंट्स हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा इशू है, आजकल न्यूज में भी आता रहता है ये सब। एक अच्छी दोस्ती, एक अच्छी कंपेनियनशिप, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग योर चाइल्ड एज अ चाइल्ड, इफ यू स्टार्ट ट्रीटिंग देम एज एन एडल्ट, ऐसे में आपके बच्चे को आप पे एक ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। वो ट्रस्ट फैक्टर जो है ट्रांसपेरेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। कभी भी आप इनसे पूछना चाहते हो या आप चेक करना चाहते हो तो आपको पीछे से चेक करने की जरूरत नहीं, वो हमेशा आपको बताएगा आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। हमको भी अपने आप को एजुकेट करना चाहिए कि कैसे हम लोग थोड़े थोड़े बीच बीच में रेगुलर इंटरवल्स पे हिस्ट्री चेक करना है। बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, उसमें आपको न्यूज़पेपर पे वो सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, किस तरीके से आप टैब रख सकते हैं बच्चे की एक्टिविटीज पे। वो टैब रखने के अलावा ऐसा एक रिलेशनशिप डेवलप हो कि बच्चों को भरोसा हुआ आप पे, तो उसमें क्या वो टू वे ट्रैफिक हो जाता है। अगर ऐसा रिलेशनशिप हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ डेवलप करके रखते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स उतनी ज्यादा नहीं होंगी। हालांकि ये देखिए, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी इशू है। हर एक बच्चे की स्टोरी अलग है, हर एक फैमिली की स्टोरी अलग है, अपनी सिचुएशंस, जो भी सोसाइटी है, अपना कल्चर है, उसके हिसाब से आपको देखना चाहिए किस तरीके से आप अपने बच्चों के साथ एक ऐसा ट्रांसपेरेंट दोस्ती वाला रिलेशनशिप मेंटेन करें ताकि वो हर एक चीज आपसे डिस्कस करे। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडोलेसेंस, मुझे लगता है कि जितने लोग देख सकते हैं उनको देखना चाहिए, उनको अपने बच्चों को भी दिखाना चाहिए। एडोलेसेंस 13 मार्च 2025 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ था। एडोलेसेंस नेटफ्लिक्स की ऑल टाइम टॉप 10 मोस्ट वॉच सीरीज में भी शामिल हो गया। ब्रिटेन के पार्लियामेंट में भी बात हुई थी, कुछ पार्लियामेंटेरियंस ने कहा था कि इसको ब्रिटिश की पार्लियामेंट में दिखाना चाहिए, इस शो को सारे स्कूल्स में दिखाना चाहिए इस शो को, ताकि चाहे वो आदमी है, चाहे वो यंग बच्चे हैं, उनके अंदर जो लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए नफरत है, वायलेंस है, उसको रोका जा सके। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं कीयर स्टार्मर, उसने भी सपोर्ट किया था, इनफैक्ट ट्वीट भी किया था प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे। एक पिता के तौर पर अपने बेटे और बेटी के साथ एडोलेसेंस देखना मेरे दिल को गहराई से छू गया। इसके बाद एडोलेसेंस को यूनाइटेड किंगडम के सारे सेकेंडरी स्कूल्स में फ्री में दिखाने का फैसला किया गया। ये सब के अलावा जो एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात है एडोलेसेंस में, इसमें जैसे एक एपिसोड है, एक एपिसोड मान लीजिए जैसे 52 मिनट का या 53 मिनट का या 1 घंटे का है ज्यादा से ज्यादा, वो 1 घंटे में कैमरा कट होता ही नहीं है। ये 4 एपिसोड्स ऐसे ही नहीं बने। देखिए, लगातार अगर कैमरा चल रहा है, इसका मतलब है पहले तो टेक्निकली कितना मुश्किल है 1 घंटे तक लगातार कैमरा चलाना, और सबसे बड़ी बात है एक्टर्स के लिए कितना मुश्किल है। एक्टर्स 1 घंटा लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जा रहे हैं, कभी स्कूल के अंदर जा रहे हैं, कभी ऑफिस के अंदर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर कहीं जा रहे हैं। आपका मूवमेंट, आपकी एनर्जी, और फिर आपके डायलॉग्स, आपको डायलॉग्स भी याद रखने हैं। हर एक एपिसोड की कम से कम 10 रिहर्सल्स की, 10 कैमरा रिहर्सल्स फॉर ईच एपिसोड। हर एक चीज इसमें, अगर आप इस शो को देखेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे तो काफी टचिंग है इस शो की सारी चीजें। एडोलेसेंस इज रियली एन एक्सपीरियंस। सबको एक बार ये शो देखना चाहिए, चाहे वो घर के दादा दादी क्यों ना हो। अगर कोई चीज में पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि चीजों को हैंडल कैसे करना है, तो ग्रैंड पेरेंट्स, जहाँ जॉइंट फैमिलीज होती हैं, तो इससे मेरे हिसाब से ये शो सबको देखना चाहिए, सीखने के लिए, समझने के लिए। एंटरटेनमेंट हो या फिर इंफॉर्मेशन हो या फिर इमोशनल इम्पैक्ट हो, मेंटल इम्पैक्ट हो, ये सारी चीजें एक साथ दे जाता है ये शो। यही मुझे आपसे शेयर करना था, चाहता हूँ कि आप इस बारे में और लोगों से शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें लोगों से। एडोलेसेंस जैसे शो सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये शो हमको आईना दिखाने आए हैं। ऐसा शो या ऐसे शोज या ये वाला शो हमें आईना दिखाने आया है। अब वो हमारे ऊपर है, हम पे डिपेंड करता है हम उस आईने में क्या देखते हैं, डर या बदलाव।